हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइल लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज हम करने वाले हैं पोएम विंडहोवर बाय गेरार्ड मैनले हॉपकिंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जो है वो जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है अबाउट द पोएट, यानी कि पोएट के बारे में। सो गेरार्ड मैनले हॉपकिंस का जन्म जो है वो 1844 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 1889 में हुई थी। वॉज एन एमिनेंट इंग्लिश पोएट, वो जो है एक इंग्लिश के पोएट है, काफी अच्छे एमिनेंट पोएट हैं। एंड ही वाज आल्सो अ जेसुइट प्रीजिस्ट, प्रीजिस्ट का मतलब होता है पुजारी, वो एक पुजारी भी थे। एंड फेमस वर्क ऑफ हिज इंक्लूड, और उनके कुछ फेमस वर्क यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि गॉड्स ग्रैंड्योर, द व्रेक ऑफ डचलैंड एंड द विंडहोवर। ठीक है, तो चलिए इसके आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी ये जो पोएम है इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ये जो पोएम है एक सोनेट कॉन्सिस्टिंग 14 लाइन्स की पोएम है। सोनेट का मतलब होता है गाथा, तो ये गाथा है जो 14 लाइन की पोएम है। एंड इट हैज एन इंटरेस्टिंग फॉर्म दैट resembles a Petrarchan sonnet, with the first 8 lines being a clear octave and sestet being divided into 2 stanzas having 3 lines each। तो क्या बोला है, जैसे जैसे पोएम का जो मतलब वो होता है ना, पैटर्न किस तरीके से लिखा गया है। टोटल जो है वो 14 लाइन्स है, कुछ लाइन जो है वो ऑक्टेव है, कुछ लाइन सिस्टेट है। तो इस तरीके से जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पोएम का बताया गया है। तो चलिए समरी को देखते हैं, यानी कि ये जो पोएम है ये कह क्या रहा है, पूरी समरी हम इसमें डिस्कस करेंगे। द पोएम बिगिंस विद द एपिथेट टू क्रिस्ट आवर लॉर्ड बिलाइंग द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम। यानी जो पोएम की शुरुआत है वो कब होती है, यानी इसका सबटाइटल एक दिया है, टू क्रिस्ट आवर लॉर्ड, यानी कि ये हमारे भगवान किसके लिए, क्रिस्ट के लिए। बिलाइंग द ओवरऑल थीम ऑफ द पोएम, ये जो है पूरे थीम ऑफ द पोएम, यानी कि ये जो हमारा सबटाइटल है ये पूरे थीम के, पोएम के पूरे थीम को क्या कर देता है, झुठला देता है। दिस स्टैंजा मेक्स यूज ऑफ एक्सटेंसिव विजुअल इमेजरी एंड लिटरेरी डिवाइसेस टू ब्रिंग टू लाइफ द मूवमेंट of Eve the poet felt upon witnessing the falcon soaring across the sky. He calls it personified as him, morning's minion and kingdom of daylights, dolphins or prince. Further, the poet also employs extensive kinetic imagery to capture the magnified movements of the bird and to thereby bring out the sheer joy of riding in the air like a knight. To bring out the movement of the bird's wings, the poet uses highly vivid descriptions once again, such as how he rung upon the rein of a wimpling winds in his ecstasy, and how the bird, आगे वाले पेज पे चलते हैं, was smooth on a bow band and his hurl and gliding. It is clear that the poet views the falcon not just as a simple bird but as being akin to light itself, and put him on a pedestal, adding a sort of royal grandeur to his aura, where he admires the bird's control, grace and might. His sheer amazement of the mastery of the thing adds to the reverence he explicitly expressed for the bird। अब चलिए इसका जो है वो मीनिंग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, पहले तो हमने पढ़ लिया कि इसका जो सबटाइटल है वो है टू क्रिस्ट आवर लॉर्ड। अब ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा में सबसे पहले बात क्या हो रही है, विंड ओवर। पोएम का नाम ही विंड ओवर है। विंड ओवर एक ऐसा पक्षी होता है जो किस तरीके से उड़ता है, यानी कि अपने पंख से फड़फड़ाकर जो है वो पहले तो अपने पंख को फड़फड़ाता है और उसके बाद वो अपने पंख को जो है वो काफ़ी देर तक स्टॉप करके बिना पंख को फड़फड़ाए भी काफ़ी देर तक जो है वो क्या कर सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अगर इस टाइप के पक्षी की बात करें तो सबसे पहले हमारा बाज आता है। जो बाज होता है जिसको हम इंग्लिश में फैल्कन कहते हैं, वो काफी देर तक पंख को बिना फड़फड़ाए भी जो है वो काफी देर तक उड़ सकता है। और उड़ते टाइम वो ऊपर से अपने शिकार को नीचे फाइंड आउट करता है, जो उसको मतलब उसकी जो आंखें होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सबसे इतना ऊंचा होकर भी वो नीचे जो है वो अपने शिकार को जो वो पकड़ना चाहता है उसको वो वहां से फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। सो स्टैंजा में कहा जाता है कि मैंने सुबह देखा उसे जिसे मॉर्निंग की रोशनी पसंद करती है, यानी कि मॉर्निंग की रोशनी भी उसे पसंद करती है और वो भी मॉर्निंग की रोशनी को जो है वो पसंद करता है। कौन पसंद करता है, यहाँ पे फैल्कन की बात हो रही है, यानी कि बाज की बात हो रही है। तो वो क्या है, वो सुबह की रोशनी का क्या है, प्रिंस है, यानी कि डॉल्फिन है। डॉल्फिन यहाँ पे लिखा गया है ना, किंगडम ऑफ डेलाइट डॉल्फिन। डॉल्फिन एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंस। तो वो एक सुबह की रोशनी का प्रिंस है, यानी कि वो सवेरा होते ही सबसे अच्छा उसको टाइम कौन सा लगता है, मॉर्निंग टाइम सबसे उसका पसंदीदा टाइम है। ठीक है, पोएट का कहना है कि सूरज की रोशनी का एक
इकलौता वो राजा है, एंड वो कौन है, वो है फैल्कन। ठीक है, उसने हवा को अपने काबू में किया, यानी कि फैल्कन अपने विंग्स से इतनी फ्लोटली उड़ता है कि पूरा जो हवा है उसके काबू में रहता है, यानी कि वो हवा को अपने ऊपर बिल्कुल नियंत्रित करके रखता है, यानी कि जो हवा है उसको वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है। वो फ्लोट करता है, लगता ही नहीं है कि वो हवा में उड़ रहा है, लगता है कि वो हवा में क्या कर रहा है, वो हवा में तैर रहा है, बिल्कुल फ्लोट कर रहा है। और वो राइडिंग करता है। अब राइडिंग किस तरीके से करता है, जैसे कि एक हॉर्स राइडर होता है ना, जैसे वो अपने घोड़े को लगाम देता है, अपने घोड़े के ऊपर राइड करता है घुड़सवार, उसी तरीके से वो जो है वो पूरे आसमान में, पूरे हवे में वो जो है वो राइड करता है। इतनी फ्रिक्वेंटली राइड करता है, इतने अच्छे तरीके से वो राइड करता है कि लगता ही नहीं कि वो आसमान में जो है वो है, या हवा उसको कहीं ना कहीं पुश कर देगी या ऐसा कर देगी कि वो अपना नियंत्रण या अपना संतुलन खो दे। जैसे कि और बर्ड्स में क्या होता है कि वो बहुत हल्के होते हैं, यानी कि जब हवा बहुत तेज चलती है तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो बर्ड अपना संतुलन जो है वो खो देते हैं। बट ये ऐसा बर्ड है जो अपना संतुलन खोता नहीं है। ये क्या करता है, उसी को, हवे को ही अपने संतुलन में ले लेता है। ठीक है, तो और वो बिल्कुल राइड कैसे करता है, जैसे कि एक घुड़सवार जो है वो किस पे राइड कर रहा है, घोड़े पे राइड कर रहा है, वैसे ही वो हवा में राइड करता है। वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर हवा को उसी तरह कंट्रोल करता है जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े को कंट्रोल करता है। ये जो है हमारा फर्स्ट स्टैंजा में था। अब नेक्स्ट पेज में है कि वो इतने अच्छे तरीके से बैंड हो जाता है। अब जैसे कि जब वो उड़ता है तो स्मूथ ऑन अ बो बैंड, यानी कि वो बहुत स्मूथली जो है वो बैंड हो जाता है, क्योंकि जो बाज होता है वो गोल 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 राउंड 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 जो है वो आसमान में घूमता है, तो वो इतने ईजिली बैंड हो जाता है जैसे कि एक आइस स्केटिंग करते टाइम, आइस स्केटर जो होता है ना वो बड़े ईजिली स्केटिंग करते टाइम जो है वो बैंड हो जाता है अपने स्केटर से, वैसे ही वो बिल्कुल ईजिली से स्केटिंग करते करते ही ऐसा लगता है वो बैंड हो जाता है। हर्ल मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना। ठीक है, और ग्लाइडिंग मतलब क्या होता है, बिना फड़फड़ाए हुए काफ़ी देर तक जो है वो उड़ना। तो उड़ते वो बिल्कुल उसी तरीके से मुड़ता है जैसे आइस स्केटर मुड़ता है, हवा का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, एंड इस तरह से ये बर्ड हर्ल यानी गोल गोल घूमता है और ग्लाइडिंग यानी बिना पंख फड़फड़ाए बहुत देर तक उड़ सकता है। इस तरह वो क्या करता है, तेज हवा में अपना राज करता है, जैसे वो एक रूलर हो उस तरीके से जो है वो जो बर्ड है फैल्कन जो है वो राज करता है। माई हार्ट इज हाइडिंग, उस पक्षी को देखकर मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कौन कहता है, ये जो है हमारे पोएट कह रहे हैं। अब अगले स्टैंजा में चलते हैं। द टोन टेक्स अ शिफ्ट इन दिस स्टैंजा एज is expected in a sestet. It seemingly appears to be an extension of the poet's sentiments in the first line. Brute beauty and valor and act, oh, air, pride, plume, hair. However, the poet orders the bird to buckle or bend down. His strong tone is punctuated by the capitalization of the word, and in this short stanza, the poet asserts that for all the fairy passion of the bird, the god almighty's or the poet's chevalier यानी कि champion is all the more lovelier and more dangerous. This is cleverly written stanza as the poet does not directly bring out the glory of God. He instead puts God above the very bird he had एक्सटेंसिवली एडमायर्ड एंड ऑलमोस्ट डिफाइड दस फार। सेकंड स्टैंजा में क्या कहा गया है कि जो ब्यूटी है, यानी कि जो फैल्कन की ब्यूटी है, वो घमंड भी है उसके अंदर कि वो एयर को बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखता है, वो डेंजर भी है कहीं ना कहीं, वो स्ट्रांग भी है कहीं ना कहीं। तो ये सब उसकी खूबसूरती को जो है वो क्या करता है, बढ़ाता है। यानी कि उसको अपने पर अगर प्राइड हो रहा है, तो अगर उसको अपने पर घमंड है तो वो उसकी ब्यूटी को जो है वो निखारता है, क्योंकि वो उस लायक है। ठीक है, तो वो खूबसूरती वो उसको खूबसूरत बनाता है। घमंडी होना, स्ट्रॉन्ग होना, ये सब उसकी क्या है, खूबसूरती है। और वो आग में जलते हुए के समान है, यानी कि उसके जो सीना है वो बिल्कुल आग, फायर की तरह है। और वो चीज़ उसको बयां करती है कि वो कितना ज़्यादा डेंजर्स है। और ऐसा नहीं है कि हम उसको ऐसा लेकर के चले वो नॉर्मल पक्षियों की तरह एक सॉफ्ट पक्षी है, या कुछ भी करने से हम उसको, जैसे कि नॉर्मल पक्षी होता है ना, बड़ा क्यूट सा होता है, बट वो ऐसा नहीं है। वो क्यूट तो है ही, बट साथ में डेंजर्स भी है। ठीक है, हर एक पक्षी जो है वो क्यूट होता है क्योंकि वो नेचुरल है, क्योंकि वो नेचर का देन है, वो भगवान ने बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत नेचुरल चीज़ है। लेकिन वो उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर्स भी है। ठीक है, जितना ही वो बिलियन टाइम खूबसूरत है, उतना ही वो बिलियन टाइम जो है वो डेंजर्स भी है। साथ में जो है अब पोएट जो है साथ साथ में गॉड की भी जो है अप्रिशिएशन कर रहे हैं कि अब वो पूरा स्टैंजा का जो है वो रुख बदल रहे हैं। यानी कि वो जो है नेचर के, इतना देर तो उन्होंने किसकी तारीफ की, फैल्कन की तारीफ की, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं किसकी तारीफ कर रहे हैं, गॉड की तारीफ
तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि अगर गॉड नहीं होते तो इतना अच्छा क्रिएशन जो है वो नहीं होता। ये जो फैल्कन है वो गॉड की क्रिएशन की निशानी है कि गॉड जो है वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड है, वो कितना ज़्यादा अच्छा क्रिएट किए हैं, जो यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत क्रिएशन जो है वर्ल्ड में है। दिस इज एन एक्सीलेंट कंक्लूजन to the poem. After his high praises of the bird, the poet praises God to be even higher. अब देखो ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है। अब ये पूरा का पूरा पोएम का यहाँ पे सारांश है, एक एक्सीलेंट सारांश निकाला है, कंक्लूजन निकाला है कि इतना देर तक तो बर्ड को अप्रिशिएट किया जा रहा था, हाई प्राइजेस किया जा रहा था, लेकिन अब जो है गॉड को प्राइज किया जा रहा है। इतना देर तक तो बर्ड को किया, अब किसको कर रहे हैं? गॉड को कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि बर्ड से ज़्यादा जो है वो तारीफ के काबिल कौन है? भगवान है। Here he seemingly changes his perspective completely by कॉलिंग द बर्ड ऑर्डिनरी। अब जो है उन्होंने पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं बर्ड को क्या कहा कि बर्ड तो कहीं ना कहीं फिर भी साधारण है। हाउ एवर व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट इज दैट द सिंपल थिंग वी फाइंड अराउंड अस, द ब्यूटी ऑफ नेचर इटसेल्फ थ्रू बर्ड, सॉइल एंड रॉक आर ओनली ब्यूटीफुल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब कह रहे हैं कि ये जो सॉइल है, यानी कि जो मिट्टी है, ये जो रॉक्स है, यानी कि जो चट्टाने हैं, या ये जो बर्ड्स हैं, ये सब तो नेचुरल देन है, यानी कि ये सब तो नेचर का है। और नेचर बनाया किसने है? भगवान ने। तो ये सब इसीलिए इतने अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है? यहाँ पे गॉड की प्रेजेंस है। ओनली ब्यूटीफुल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसीलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि यहाँ पे जो है किसकी प्रेजेंस है? गॉड की प्रेजेंस है। अब इस स्टोरी का कंक्लूजन देखते हैं। दिस इज ए लवली पोएम डैट ब्रिंग्स आउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब ये बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही लवली पोएम है। क्यों? क्योंकि इसने जो है ये शो किया है कि यहाँ पे जो है प्रेजेंस है किसकी? गॉड की। देखो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि यहाँ पे हमने एक दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमने पढ़ा था 2 पेज पहले कि ये जो थीम है इसको झुठला देगा कौन? टू क्रिस्ट आवर लॉर्ड, यानी कि सारा का सारा भगवान के ऊपर डाल करके जो है ये पूरा का पूरा पोएम का रुख चेंज हो जाएगा। वैसा ही कंक्लूजन के टाइम हुआ कि पहले तो हमने पूरा पोएम में जो है विंड ओवर पक्षी, जो हमारा पक्षी था, उसका हमने तारीफ किया, फैल्कन का खूब तारीफ किया, लेकिन उसके बाद हमने क्या बोला कि सारा का सारा पोएट ने क्या कर दिया? ये चेंज कर दिया कि सारी की सारी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि गॉड है। तो इसलिए जो सारे की सारा पोएम है उसको झुठला दिया थीम ने, और ये कह करके कि इस धरती पर भगवान की प्रेजेंस से ही ये धरती जो है वो ब्यूटीफुल लग रही है, ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये नेचर की वजह से ही ब्यूटीफुल है, भगवान की वजह से ही ब्यूटीफुल है। इट शेड्स लाइट ऑन हाउ इट इज़ थ्रू गॉड एंड हिज ग्लोरी डैट अर्थली बीइंग अटेन ब्यूटी एंड ग्रेस। यह इस बात का प्रकाश डालता है कि कैसे ईश्वर और उसकी महिमा के माध्यम से जो हमारा संसार का जो प्राणी है वो सुंदर है और अनुग्रह प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो ये पोएम है, एक्सप्लेनेशन है, कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, subscribe my channel and also follow me on Instagram and Telegram. Both IDs link are available in description box. So वहाँ पे जाकर के आप लिंक को क्लिक करके सीधा Instagram पे जा सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। कोई भी क्वारी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे वहाँ पे वो बता सकते हैं। और साथ में जो टेलीग्राम है उस पर आपको इस सबकी PDF मिल जाएगी। सो PDF लेने के लिए आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, तो भी आपका जो है मतलब नोट्स बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।